नमस्कार दोस्तों, न्याय के बोल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कल के लेक्चर में हमने सेक्शन 2 की आधी डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी। अब आज के लेक्चर में हम बाकी की डेफिनेशन देखेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डेफिनेशन हाई कोर्ट की। यानी ये हाई कोर्ट बता रहा है हम हाई कोर्ट क्या मानेंगे। स्टेट के रेफरेंस में हम कौन सा हाई कोर्ट मानेंगे, यूनियन टेरिटरी के रेफरेंस में हम कौन सा हाई कोर्ट मानेंगे और अदर यूनियन टेरिटरी के रेफरेंस में हम कौन सा हाई कोर्ट मानेंगे। चलिए देखते हैं प्रोविजन क्या कहता है। हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। यानी ये कह रहा है कि अगर हम स्टेट की बात करें तो उस स्टेट के रिलेशन में उस स्टेट के लिए जो हमने हाई कोर्ट स्टैब्लिश्ड की है वही हाई कोर्ट उस स्टेट का हाई कोर्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का दिया है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल केस जो है उत्तर प्रदेश में अराइज होता है तो उसके लिए जो रेलिवेंट हाई कोर्ट है हमारी स्टैब्लिश्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट होगी। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी टू विच द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ दैट हाई कोर्ट। मान लीजिए कोई यूनियन टेरिटरी है जिसके लिए हमने किसी स्टेट के हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, तो उस चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के लिए हम लोगों ने हमारे लॉ ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड किया है। तो हमारे चंडीगढ़ के लिए कौन सा हाई कोर्ट लगेगा? हमारे चंडीगढ़ के यूनियन टेरिटरी के लिए हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये उस यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है जिस तक हमने किसी भी जगह के हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं किया। तो उस केस में क्या होगा? मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, देखिए पार्लियामेंट क्रिएट्स अ न्यू यूनियन टेरिटरी कॉल्ड XYZ यूनियन टेरिटरी। मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई यूनियन टेरिटरी जो है क्रिएट किया जिसका नाम है XYZ यूनियन टेरिटरी। Instead of placing it under the jurisdiction of any existing high court, Parliament establishes a criminal appellate court as the biggest criminal court for that union territory। यानी पार्लियामेंट ने क्या किया, उस यूनियन टेरिटरी को किसी और स्टेट के हाई कोर्ट के अंडर ना रखते हुए उसके लिए एक क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट जो है स्टैब्लिश करी। तो वही क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट उस यूनियन टेरिटरी के लिए क्या मानी जाएगी? हाई कोर्ट। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन बात कर रहा है इंक्वायरी। देखिए इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सब हमारी एक प्रोसीडिंग्स हैं जो हम पूरे एक केस में स्टेजेस के रूप में फॉलो करते हैं। जैसे इंक्वायरी जो जनरली होती है वो हमेशा मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के थ्रू होती है और जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो हमारी पुलिस ऑफिसर करते हैं। तो चलिए देखते हैं इंक्वायरी क्या कहता है। इंक्वायरी बोलता है मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल। यानी ये बोल रहा है इंक्वायरी वो है जो ट्रायल नहीं है, अदर देन ट्रायल से हटके जो प्रोसीडिंग है वो इंक्वायरी है। कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। यानी मैजिस्ट्रेट और कोर्ट जो भी प्रोसीडिंग कर रही है अदर देन ट्रायल वो किस में आएगी? वो इंक्वायरी में आएगी। अब ये तो हुई एक लीगल डेफिनेशन। अगर मैं सिंपल मीनिंग में बताऊं कि इंक्वायरी क्या होती है, इंक्वायरी होती है कि जब मैजिस्ट्रेट ऐसी प्रोसीडिंग्स करते हैं टू फाइंड आउट वेदर द केस एग्जिस्ट और नॉट, और वेदर वी शुड प्रोसीड विद द केस, वी शुड प्रोसीड विद द ट्रायल और नॉट। तो उस प्रोसीडिंग को, उस फाइंडिंग आउट को हम क्या बोलते हैं? उस फाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? इंक्वायरी, जो कि मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैंने जनरल समझाने के लिए एक और चीज ऐड करी है कि हम ट्रायल कब से मानेंगे और कब हमारी इंक्वायरी एंड करेगी। ठीक है, द ट्रायल बिगिंस आफ्टर द कोर्ट फ्रेम्स द चार्जेस। अगर हमारा वारंट केस है, वारंट केस अभी हम आगे देखेंगे वारंट केस कौन से होते हैं, समन केस कौन से होते हैं। तो अगर हमारा वारंट केस है तो उसमें ट्रायल कब बिगिन होता है? जब कोर्ट जो है चार्जेस फ्रेम कर देती है। तो उससे पहले की क्या स्टेज होगी? वहां हमारी अगर कोर्ट ये चेक कर रही है, ये फाइंड आउट कर रही है कि हमारा केस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो प्रोसीडिंग सारी हमारी मैजिस्ट्रेट जो कंडक्ट करा रहा है वो हमारी इंक्वायरी के अंदर आएगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको पहले ही बताया, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर करते हैं और
कुछ सिचुएशंस में, कुछ सेक्शंस के अंदर मजिस्ट्रेट को भी पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की। उसके लिए भी मैंने अलग से यहाँ पे बता दिया है, ताकि आप अपने सेक्शन के साथ रेड विथ करके लिख सकते हैं कि कौन से सेक्शन में मजिस्ट्रेट को पावर है। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन को हम जनरल लीगल मीनिंग में देखते हैं, क्या बोलता है? इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by the police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by the magistrate in this behalf। यानी वो सब प्रोसीडिंग जो कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कोई पुलिस ऑफिसर करता है या फिर पर्टिकुलर सेक्शन में मैजिस्ट्रेट ऑथराइज करता है, वो सब प्रोसीडिंग्स क्या कहलाती है? वो हमारी इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। सिंपल मीनिंग समझेंगे कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो भी चीजें, जो भी प्रोसीडिंग जो है पुलिस ऑफिसर कर रहा है, या एविडेंस कलेक्ट करने के लिए मैजिस्ट्रेट किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर रहा है, वो सब किस में आ रही है? हमारी इन्वेस्टिगेशन में। देखिए, आपने जनरली सुना होगा कि भाई केस फाइल हो गया, फलाना केस हो गया, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस। तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो हम लोग सभी जनरली जानते हैं, लेकिन मैजिस्ट्रेट को भी पावर है इन्वेस्टिगेशन कराने की। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, अंडर सेक्शन 210 ऑफ BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 210 में ये पावर दी गई है मैजिस्ट्रेट को कि मैजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेता है किसी कंप्लेंट पे, द मैजिस्ट्रेट में पोस्टपोन इशूइंग प्रोसेस एंड डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू डिसाइड वेदर देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड और नॉट। यानी कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो अपने इशू फ्रेम करने के प्रोसीजर को पोस्टपोन करके इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये एक्सप्लेनेशन। देखिए, ये एक्सप्लेनेशन अभी ऐड हुई है, इससे पहले एक्ट में ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ये एक्सप्लेनेशन हमारी, आप याद रखिएगा, ये जो है जुडिशरी जैसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज L में है एक्सप्लेनेशन के रूप में, वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल। ये बोल रहे हैं कि अगर बाई चांस कोई हमारा एक प्रोविजन जो है सेम पॉइंट पे BNS कुछ और प्रोसीजर बात कर रहा है या कुछ और बात कर रहा है, और हमारा स्पेशल लॉ उसी पॉइंट पे कुछ और बात कर रहा है, तो हमारे इस इनकंसिस्टेंसी की सिचुएशन में कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? ये एक्सप्लेनेशन बोल रही है हमें कि हमारा स्पेशल जो एक्ट होगा उसका प्रोसीजर या उसका प्रोविजन हम फॉलो करेंगे, वही हमारे ऊपर प्रिवेल करेगा। अब हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। देखिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग का अगर हम लीगल मीनिंग पे जाए तो ये सिंपली बोल रहा है कि ऐसी प्रोसीडिंग्स जिसमें जो एविडेंसेस है, देखिए पुलिस ऑफिसर ने एविडेंस कलेक्ट कर लिए, अब एविडेंस जो है लीगली टेकन ऑन ओथ लिए जा रहे हैं हमारे जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर। तो जिस स्टेज पे हमारे एविडेंस लीगली टेकन ऑन ओथ है, यानी ओथ पे जो लिए जा रहे हैं, वो स्टेज हमारी क्या कहलाएगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की। अब लीगली टेकन ऑन ओथ का क्या मतलब है, वो भी मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता दिया है। एविडेंस टेकन ऑन ओथ मींस that before giving evidence a witness makes a solemn promise that he or she will truth। आपने जनरली पिक्चरों में देखा होगा कि मैं शपथ लेता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो वही एक प्रोसीजर है जिसमें जो है लीगली जो है ओथ ली जाती है, एक प्रॉमिस किया जाता है कि हम जो कहने वाले हैं वो हम सच कहेंगे, हम झूठ नहीं कहेंगे। अब आती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी बात करिए लोकल ज्यूरिसडिक्शन की। लोकल ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे जो है कोर्ट के रेफरेंस में बताया गया है कि एक मैजिस्ट्रेट की पावर कहां तक एक्सटेंड करेगी, एक कोर्ट की पावर कहां तक एक्सटेंड करेगी। चलिए देखते हैं। इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच अ कोर्ट और अ मैजिस्ट्रेट मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स or his power under this Sanhita, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify। ये बोल रहा है कि अगर हम
कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के रिलेशन में बात करें तो कोर्ट और मैजिस्ट्रेट का लोकल जुरिस्डिक्शन कहां तक होगा? वो एरिया जहां तक कोई मैजिस्ट्रेट और कोर्ट अपनी पावर्स या अपनी कुछ पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है अंडर दिस संहिता, इस संहिता के अंदर जहां तक उसको पावर दी गई है, जिस एरिया तक उसको पावर दी गई है कि आप इस एरिया तक अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो एरिया उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या उस कोर्ट का लोकल एरिया कहलाएगा। अब हो सकता है वो किसी स्टेट का कोई पार्ट हो या हो सकता है वो पूरा स्टेट ही उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में आ जाए। तो ये पावर किसके पास है डिफाइन करने की कि भाई कौन कितना एरिया किसी एक कोर्ट या किसी एक मैजिस्ट्रेट के पावर के अंदर या जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा, वो पावर है स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसी कोर्ट या किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन कहां तक स्पेसिफाई होगा। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच a non-cognizable case means a case in which, यानी इसने ऑफेंस की भी बात बता दी और केस के रिस्पेक्ट में भी बता दिया कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो क्या होंगे और नॉन कॉग्निजेबल केस वो क्या होगा। मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सिंपली समझना है, जिन केसेस में पुलिस को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं है, वो केस हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में फॉल करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन सिंपल सा है, मींस अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन एन ऑफिशियल गैजेट। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी पब्लिक गैजेट में जो है पब्लिश की जा रही है वो हमारा नोटिफिकेशन हो गया। अब आता है हमारा ऑफेंस। ऑफेंस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई सारे जुडिशरी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हमारा ऑफेंस कहाँ डिफाइन है। तो अब हम ऑफेंस की डेफिनेशन देखेंगे। ऑफेंस क्या बोल रहा है? मींस एनी एक्ट और ओमिशन। देखिए दो शब्द इन्होंने बोले हैं, एक्ट यानी एक्टिवली आपने कुछ किया है, ओमिशन, ओमिशन का मतलब है आपकी कोई लीगल ड्यूटी थी जो आपने परफॉर्म नहीं करी। तो मींस एनी एक्ट और ओमिशन, इसने दोनों चीज को इंक्लूड किया है कि या तो कोई एक्ट या कोई ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एनी लॉ को अंडरलाइन कर लीजिए। एनी लॉ का मतलब है सिर्फ ये भारतीय न्याय संहिता की ही बात नहीं कर रहा, इसके अलावा भी कोई लॉ जो किसी एक्ट या ओमिशन को पनिशेबल डिक्लेयर करते हैं, एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट। और उसके अलावा क्या इंक्लूड कर रहे हैं ये कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट फाइल की जा सकती है अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, वो सब किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? ऑफेंस की कैटेगरी में। तो इन्होंने क्या क्या ऐड कर लिया? कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन, लीगल ओमिशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, कोई लीगल ड्यूटी है जो आपने परफॉर्म नहीं करी। तो यानी एक्ट और ओमिशन जो है किसी भी लॉ में पनिशेबल, चाहे वो बीएनएस हो चाहे वो अदर लॉ में पनिशेबल हो, और या फिर हमारी कोई भी ऐसा एक्ट जिसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कैटल ट्रेसपास एक्ट में। ये सारी चीजें किसकी कैटेगरी में आती है? हमारे ऑफेंस की कैटेगरी में। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अंडरलाइन कर दिया, जैसे मर्डर एज एन ऑफेंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस। मर्डर को हमने एज एन ऑफेंस डिफाइन कर रखा है हमारी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 101 में, लेकिन ये पनिशेबल कहाँ है? हमारा 103 में। तो हमारे बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा में जहां जहां ऑफेंस आएगा उसका मतलब क्या है? वो सारे एक्ट, वो सारे ओमिशन जो हमारे भारतीय न्याय संहिता या किसी अदर लॉ में पनिशेबल है, उन सब का प्रोसीजर यहीं से गवर्न होगा, अनलेस उसके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं प्रोसीजर बताता है। क्योंकि स्पेशल लॉ हमेशा से इन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी क्लियरली बता दिया है, अगर कोई स्पेशल लॉ कोई एक पर्टिकुलर प्रोसीजर बता रहा है तो वो पर्टिकुलर प्रोसीजर ही गवर्न होगा, प्रिवेल करेगा। अब आती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। यानी एक पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज कौन होगा? इंक्लूड्स व्हेन अ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट, यानी
जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन अगर वो एब्सेंट है तो उसकी जगह पे from the station house or unable to from illness or other cause to perform his duty, the police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the state government so directs any other officer so present. देखिए ऑफिसर इंचार्ज इन्होंने सिंपली बोल दिया, अगर ऑफिसर इंचार्ज उस पुलिस स्टेशन में अवेलेबल नहीं है या इलनेस की वजह से वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पॉइंट पे जो नेक्स्ट ऑफिसर होगा, जो नेक्स्ट रैंक पे जो ऑफिसर होगा, लेकिन वो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर होना चाहिए। तो अगर कोई नेक्स्ट रैंक का ऑफिसर जो कि कांस्टेबल से की रैंक से ऊपर है, वो पुलिस ऑफिसर हमारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन माना जाएगा। अदरवाइज वो इंसान जो कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी। अब बात करते हैं प्लेस में इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया। जहां जहां हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्लेस शब्द यूज हुआ है, उस प्लेस में हम क्या क्या मानेंगे, वो या तो हाउस हो सकता है, या बिल्डिंग हो सकती है, टेंट हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, वेसल हो सकता है। तो सिंपल है, प्लेस की डेफिनेशन में इन्होंने हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल को इंक्लूड किया है। अब है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पुलिस रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसमें आपको देखने को मिलेगी पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। देखिए पुलिस रिपोर्ट इन्होंने सिंपल बताया है कि जिस सेक्शन में पुलिस कोई रिपोर्ट फाइल कर रही है, फॉरवर्ड कर रही है, उस सेक्शन में जो रिपोर्ट फाइल या फॉरवर्ड हो रही है वो रिपोर्ट हमारी पुलिस रिपोर्ट मानी जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है, मीन्स अ रिपोर्ट forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 3 of section 193 इज अ पुलिस रिपोर्ट। यानी वो रिपोर्ट जो सेक्शन 193 के सब सेक्शन 3 में जो फॉरवर्ड की जा रही है वो रिपोर्ट हमारी पुलिस रिपोर्ट है। अब आता है हमारा पुलिस स्टेशन क्या है। मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस declared generally especially by state government to be a police station and includes any local area specified by the state government in this behalf। यानी जिस पोस्ट को या जिस प्लेस को स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू डिक्लेयर किया है कि भाई ये पोस्ट और ये प्लेस जो है हमारा पुलिस स्टेशन माना जाएगा, और उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा कि उसका लोकल एरिया कहां तक एक्सटेंड करेगा, तो वो एरिया जो है हमारा पुलिस स्टेशन कहलाएगा। अब आती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। इसमें भी इन्होंने मीनिंग नहीं बताया, इन्होंने ये बताया है कि अपॉइंटमेंट जिस सेक्शन में उस व्यक्ति का हो रहा है वो व्यक्ति जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। क्या बताया इन्होंने, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक अलग से सेक्शन दिया गया है जिसमें सारी चीजें बताई गई है, कैसे अपॉइंट होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या है मीनिंग, मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी वो व्यक्ति जो सेक्शन 18 में अपॉइंट हो रहा है, या वो व्यक्ति जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, वो पर्सन क्या होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आता है नेक्स्ट सब डिवीजन। सब डिवीजन मीन्स सब डिवीजन ऑफ अ। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी समन केस। समन केस का क्या मतलब है, मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। ये सिंपली बोल रहा है वो केस जो कि वारंट केस नहीं है, समन केस की डेफिनेशन में आएगी। अब हम वारंट केस कौन से हैं और समन केस कौन से होंगे, ये समझने के लिए हमें वारंट केस की डेफिनेशन समझनी होगी। और वारंट केस की डेफिनेशन क्या कहाँ है, वो हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लॉज जेड में है। तो उसे देखने से पहले, उससे पहले हम विक्टिम की डेफिनेशन समझ लेते हैं। विक्टिम की डेफिनेशन क्या है, विक्टिम की डेफिनेशन है मींस अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय अ रीजन ऑफ एन एक्ट और ओमिशन of the accused person and includes the guardian or legal heir of such victim। देखिए विक्टिम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के एग्जाम में कई बार डायरेक्ट सेक्शन पूछ लिया जाता है कि विक्टिम कहाँ डिफाइन है और विक्टिम की डेफिनेशन क्या है। तो विक्टिम की डेफिनेशन को जरूर याद कर लीजिएगा। और इस बार तो इसकी एक छोटी सी कंपैरेटिव स्टडी में मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें एक छोटा सा पार्ट चेंज हुआ है।
अब देखते हैं विक्टिम की डेफिनेशन क्या है। विक्टिम मींस अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय द रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स द गार्जियन और लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कोई लॉस या इंजरी कॉज हुई है बाय द एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, यानी एक्यूज्ड पर्सन के किसी एक्ट या ओमिशन की वजह से जिस व्यक्ति को लॉस और इंजरी हुई है वो व्यक्ति विक्टिम की कैटेगरी में आएगा, या फिर उसके गार्जियन या फिर उसके लीगल हेयर। देखिए एक्यूज पर्सन को मैंने ग्रीन मार्क से हाईलाइट किया है। यहीं पे एक छोटी सी कंपैरेटिव स्टडी है। अगर हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें तो वहां पे एक रिक्वायरमेंट थी कि एक्यूज पर्सन का बीइंग फॉर्मली चार्ज होना जरूरी था, यानी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर रखे हो वो पर्सन इस कैटेगरी में आ रहा था, लेकिन अब वो रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन पे, वारंट केस। वारंट केस हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जेड में है। वारंट केस क्या बोल रहा है? मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। इसी से हमें समन केस समझना है, यानी वो केसेस जो डेथ की कैटेगरी में आ रहे हैं, जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की कैटेगरी में आ रहे हैं, या जिनकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years, यानी 2 साल से ऊपर की जो पनिशमेंट है वो उस ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहे हैं, वो हमारे कहां पे फॉल करेंगे? वारंट केस में। और उनके अलावा जितने भी सिचुएशन, जितने भी केसेस ऑफेंसेस हमारे बचते हैं वो हमारे कौन से हो जाएंगे? वो हमारे समन केसेस हो जाएंगे। यानी छोटे मोटे जो केसेस है वो हमारे समन केसेस में फॉल कर रहे हैं, और जो बड़े केसेस है जिनके लिए पनिशमेंट 2 साल से ऊपर की है वो सब हमारे वारंट केस में फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, मर्डर हमारा वारंट केस में फॉल करेगा। ठीक है। अब सेकंड क्लॉज क्या बोल रहा है, सेकंड सबसेक्शन क्या बोल रहा है? वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियरिन आर नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द भारतीय न्याय संहिता 2023 shall have the meaning respectively assigned to them in that act and संहिता। ये सिंपली ये बोल रहा है कि जो वर्ड्स यहाँ पर भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लिखे हुए हैं लेकिन उनका मीनिंग यहाँ डिफाइन नहीं है, और अगर उनका मीनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में है या भारतीय न्याय संहिता में उनका मीनिंग डिफाइन है, तो हम उसी मीनिंग को यहाँ इस एक्ट में एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है। चलिए आप सेक्शन 3 देखते हैं। सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, यानी रेफरेंसेस को हम किस तरह से यूज करेंगे। इसका सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर एनी रेफरेंस इन एनी लॉ टू अ मैजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास शैल इन द रिलेशन टू एनी एरिया बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एज द केस मे बी एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन सच एरिया। ये सिंपली बोल रहा है जहां पर भी मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखा है और विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड लिखा है कि वो कौन सा मैजिस्ट्रेट है, तो वहां पर हम क्या मानेंगे कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एज पर द कॉम्पिटेंसी। अब इसका सब सेक्शन क्या बोल रहा है? वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता द फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय मैजिस्ट्रेट रिलेट्स टू अ मैटर। अब ये फंक्शंस के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि अगर ऐसा फंक्शन है तो वो कौन सा मैजिस्ट्रेट होगा, अगर वैसा फंक्शन है तो वो कौन सा मैजिस्ट्रेट होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसे फंक्शन, द फंक्शंस involves appreciating evidence, deciding guilt, sending a person for trial, remanding an accused to custody और passing orders। मतलब ऐसे ऐसे फंक्शंस जहां पे एविडेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है, गिल्ट को डिसाइड किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को ट्रायल के लिए भेजा जा रहा है, रिमांड किया जा रहा है या कोई ऑर्डर पास किया जा रहा है, वो सब that may result in punishment, the power belongs to a judicial magistrate। तो वो पावर किससे बिलोंग करेगी? वो पावर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से बिलोंग करेगी, यानी वो फंक्शंस किसके होंगे? वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के फंक्शंस होंगे। इसका सब क्लॉज बी क्या बोल रहा है? विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव और इन नेचर, यानी वो फंक्शन जो कि जिनका नेचर कैसा है? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है या एग्जीक्यूटिव नेचर है। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर और एग्जीक्यूटिव नेचर कैसे होंगे? जैसे ग्रांटिंग और कैंसलिंग अ लाइसेंस, सैंक्शनिंग अ प्रोसिक्यूशन, विड्रॉइंग द प्रोसिक्यूशन। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं इनकी जो नेचर होती है वो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होते हैं। तो ये सारे फंक्शंस किसके थ्रू एक्सरसाइजेबल होंगे? वो होंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के थ्रू, यानी उसके लिए जो फंक्शन, उसके लिए जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास है।
अब आता है हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात कर रहा है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड अदर लॉज, यानी जो भारतीय न्याय संहिता में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं या जो अदर लॉज में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उनका ट्रायल कैसे गवर्न होगा। ठीक है, तो इसका सबसेक्शन 1 बात कर रहा है all offenses under the Bharatiya Nyaya Sanhita shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provision hereinafter contained। ये बोल रहा है कि जो भी ऑफेंसेस भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं, यानी भारतीय न्याय संहिता के सारे ऑफेंसेस, उनका इन्वेस्टिगेशन, उनका इंक्वायरी, उनको अदरवाइज कैसे डील किया जाएगा, वो सब किससे गवर्न होगा, वो सब हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से गवर्न होगा। अब है हमारा दूसरा ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ। ये तो बात हुई थी भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंसेस की। अब बात कर रहे हैं अदर लॉज के ऑफेंसेस की। तो ये बोल रहा है ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन, यानी वो भी सेम प्रोविजन से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ही प्रोविजन से गवर्न होंगे। बट इन्होंने एक प्रोवाइजो क्या ऐड कर दिया है, subject to any enactment for the time being in force regulating the matter or place of investigation, यानी ऐसा कोई enactment जो कि मैनर और प्लेस बता रहा है इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी इनटू का, ट्रायल का या अदरवाइज डील करने का, तो उन सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजंस गवर्न होंगे। ठीक है, समझ आया इतना। अब है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 5। सेक्शन 5 है हमारा सेविंग का, सेविंग क्लॉज बोलते हैं इसको। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, नथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता शैल, यानी इस संहिता में कुछ भी लिखा हो, नथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता शैल इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी, जब तक कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कॉन्ट्ररी, इनकंसिस्टेंट में, affect any special or local law for the time being in force or any special jurisdiction of the power conferred or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। ये सिंपली किसको सेव कर रहा है, ये स्पेशल लॉ, लोकल लॉ का, लोकल लॉ को और ऐसा कोई स्पेशल फॉर्म या प्रोसीजर जो कोई इनेक्टमेंट बता रहा है, ये उन सबको सेव कर रहा है, यानी उनके ऊपर जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोसीजर प्रिवेल नहीं करेंगे। अगर कोई स्पेशल लॉ है या कोई लोकल लॉ है तो वो सारे प्रोविजन उन लॉज के प्रोविजन जो है प्रिवेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज सेक्सुअली असॉल्टेड, मान लीजिए एक चाइल्ड कोई सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है, द केस इज इन्वेस्टिगेटेड अंडर पॉक्सो एक्ट, जो केस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो पॉक्सो एक्ट में हो रहा है। सिंस द पॉक्सो इज अ स्पेशल लॉ विद इट्स ओन प्रोसीजर, दो स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर BNSS wherever they are inconsistent by virtue of section 5 BNSS। देखिए सिंपली क्या बोल रहा है कि चाइल्ड्स के सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक एक्ट को इनेक्ट किया हुआ है जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, यानी वो सारे ऑफेंस हमारे किससे गवर्न होते हैं, पॉक्सो एक्ट से। तो अगर उसके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड या इंक्वायरी से रिलेटेड पॉक्सो एक्ट में ऑलरेडी प्रोसीजर दिया गया है, तो हमारा जो सेक्शन 5 है वो उस स्पेशल लॉ को प्रिवेल कर रहा है, यानी उस स्पेशल लॉ के प्रोविजन को सेव कर रहा है। BNSS जो है अपने प्रोविजन को उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं कराएगी, वो सारे ऑफेंसेस उसी प्रोसीजर से डील करेंगे जो कि पॉक्सो में दिए गए हैं। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं आप लोगों को कितना समझ आया है, और साथ ही साथ आपकी यहीं आपकी जुडिशरी की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं कि पूरे लेक्चर से उनको कितना समझ आया, उनका टॉपिक कितना प्रिपेयर हो गया है। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, एज पर सेक्शन 2(1)(a) ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंक्लूड्स द यूज ऑफ, ऑप्शन ए है CCTV ओनली, बी टेलीफोन ओनली, सी है एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड रिलेटेड प्रोसेसेस, डी है ओनली डिजिटल रिकॉर्डर्स फॉर कन्फेशंस। क्वेश्चन 2 है हमारा, पुलिस रिपोर्ट एज पर सेक्शन 2(1)(t) मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर सेक्शन 154, अंडर सेक्शन 190, अंडर सेक्शन 193 क्लॉज सबसेक्शन 3, और नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 209। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the device used for video conferencing in a trial proceeding falls under which defined term? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ऑप्शन बी
ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, टेक्नोलॉजिकल मीन्स, ई डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज डिफाइंड अंडर BNSS एज पर सेक्शन ए सेक्शन 21H, बी सेक्शन 21B, सी सेक्शन 21L, डी सेक्शन 32B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निजेबल केसेस वन वेयर पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विद प्रायर कोर्ट परमिशन ओनली, बी पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, सी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, डी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्स अरेस्ट अंडर सेक्शन 190। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म विक्टिम इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS 2023? ए है सेक्शन 21W, बी सेक्शन 21X, सी सेक्शन 21Y, डी सेक्शन 21Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेक्शन 32A, if a function involves appreciation of evidence or punishment, it shall be exercised by a district collector, a metropolitan magistrate, a judicial magistrate, and executive magistrate. Next question है हमारा, which of the following is not an administrative or executive function under section 32B? Sanctioning a prosecution, granting a license, appreciation of evidence, suspension of a license. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर सेक्शन 4 व्हाट काइंड ऑफ लॉ में ओवरराइड द प्रोसीजरल प्रोविजन ऑफ BNSS? ऑप्शन ए है रिपील्ड लॉ, ऑप्शन बी कस्टमरी लॉ, ऑप्शन सी है स्पेशल लॉ रेगुलेटिंग प्रोसीजर, ऑप्शन डी है स्टेट गवर्नमेंट सर्कुलर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, द स्कोप ऑफ सेक्शन 5 इंक्लूड्स सेविंग प्रोविजन ऑफ IPC, रिपीलिंग ऑल स्टेट अमेंडमेंट्स, प्रोटेक्टिंग स्पेशल जुरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर्स, डी है क्रिएटिंग कंकरेंट जुरिसडिक्शन। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर्स भेजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे किसके कितने आंसर्स सही हैं, किसको कितना आ गया है, किसका कितना प्रिपेयर है। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में वो डाउट जरूर लिखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।